गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजोइक अम्ल, वो कंप्लीट हो गया था। और इसी के साथ हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कि अकार्बनिक रसायन का, जिसमें हमारा चैप्टर है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व। 30% सिलेबस रिड्यूस हो जाने के बाद जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। और जो आपके पहले दो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास दो कंपाउंड बनते थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कैमिनोफोर यानी पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो इनकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इस बार आपको नहीं पढ़नी है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक तत्व। इन एलिमेंट्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसे हिंदी में कहते हैं संक्रमण तत्व। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, क्यों इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया या क्यों इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। कारण यह है कि जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, यहाँ पर जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर यहाँ होते हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट और यहाँ पर होते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट और बीच में पाए जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो नीचे अलग रखे गए हैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट अलग रखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो एक तरह से अगर हम देखें तो जो डी ब्लॉक तत्व हैं वो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में आते हैं। और एक कारण और है बीच में रखने का, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बीच की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इनके जो गुण होते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के जो गुण भी होते हैं वो एस ब्लॉक के तत्वों के गुण और पी ब्लॉक तत्वों के गुण के मध्य में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो होते हैं मेटल्स, वो क्या होते हैं, धातुएं होती हैं। और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं होती हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनकी टेंडेंसी होती है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन दान करके अपने ऑक्टेट को पूरा करना, अपने अष्टक को पूरा करना, जिसके कारण इनमें जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो हाई होता है, जो धात्विक गुण होता है वो उच्च होता है। वहीं पर नॉन मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है, अधातुओं का ये गुण होता है कि वे 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, जिस कारण से इनमें अधात्विक गुण होते हैं यानी कि इनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं। ऑक्साइड की बात करें, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं यानी कि प्रकृति में क्षारीय होते हैं। और क्षारीय होने के कारण जो हमारा एस ब्लॉक तत्वों में पहला ग्रुप है, जो पहला समूह है, इन्हें एल्कली मेटल्स यानी कि क्षार धातुएं कहा जाता है। वहीं पर जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरा S2 वाला जो ब्लॉक है, उसको क्षार मृदा धातु यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। और वहीं पर जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनको अधातु कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं यानी कि अम्लीय होते हैं। तो अगर हम देखें जो प्रॉपर्टी मेटल्स की हैं वो यहाँ पर सबसे हाई टेंडेंसी में पाई जा रही, सबसे उच्च क्षमता में पाई जा रही, और जो प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की हैं वो यहाँ पर हाई टेंडेंसी में पाई जा रही हैं। इसका मतलब जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इस वजह से जो बीच में तत्व आते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन दोनों के मध्य में आती हैं, इन दोनों के बीच में आती हैं। और इसी कारण डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब बात आती है कि हम डी ब्लॉक में किन एलिमेंट्स को रखेंगे, यानी कि डी ब्लॉक में तत्व आएंगे कौन से। तो वे तत्व जिनमें जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होती है आपकी, जो बाह्यतम कोश होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन, जैसे कहते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर वो D1 से D10 तक फिल हो रहा है
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करते हैं, आपने पढ़ा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s2 के बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है 3d10, फिर इसके बाद यहाँ पर आप करेंगे 4p6, फिर आ जाएगा आपका 5s2, 4f14, सॉरी 4d10, और फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5p6, फिर आएगा 6s2, 4f14, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5d10 और 6p6। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने करना सीखा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण करते हैं और आपका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश करे, वो D1 से D10 तक में प्रवेश करे, तो वो एलिमेंट हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट यानी कि D ब्लॉक के तत्व कहे जाएंगे। उदाहरण से समझिए, हमने उदाहरण लिया Fe आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, 8 18, और ये 2 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 26 इलेक्ट्रॉन थे, 26 इलेक्ट्रॉन थे, 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब हम भरने जा रहे हैं 4s2 के बाद 3d, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बचे, और वो 6 इलेक्ट्रॉन एंटर किस में होंगे, वो एंटर हो रहे हैं d शेल में, 3d6। तो हमारा कन्फिग्रेशन क्या आया, 4s2 3d6। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है, d ब्लॉक में फिल हो रहा है, इसीलिए आयरन को d ब्लॉक एलिमेंट यानी कि d ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा। तो इससे पता क्या चलता है कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या डी ब्लॉक तत्व क्या होंगे। तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में यानी कि डी उपकोष में प्रवेश करता है, उन तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण करेंगे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण होता है वो होता है n-1 d1 to 10 ns2। इसका n का मतलब समझिए, n का मतलब है यहाँ पर पीरियड नंबर से, यानी कि आवर्त संख्या से। आपने जब आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो s का कौन सा पीरियड भरा आपने, 4th पीरियड, और d का कौन सा भरा, 3rd पीरियड। यानी कि अगर हम इसको n माने तो ये मान क्या हो जाएगा, n-1 के इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू n-1 के इक्वल हो जाएगी। n जो nth आपका पीरियड होगा, जो n वाला आपका आवर्त होगा, उसमें s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाने के बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम कहाँ भरते हैं, d और सबशेल में भरते हैं, d उपकोष में भरते हैं। जिस कारण से हमने यहाँ लिखा d1 to 10, यानी कि d उपकोष में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे अभी आपने आयरन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन भरे, वैसे ही हम और कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर कोबाल्ट का एग्जाम्पल। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर था 27। आप करेंगे कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। काउंट करिए, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, तो 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 27 थे, बचे 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम भरने जा रहे हैं 3d। d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं, जबकि हमारे पास बचे कितने, केवल 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3d7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 72 कोश का क्या आया, 4s2 3d7। तो एक तरह से इसे हम क्या लिख सकते हैं, ns2 n-1 d7। यही तो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो d उपकोष में प्रवेश करता है, यानी कि d सबशेल में एंटर करता है, और उन एलिमेंट्स को d ब्लॉक एलिमेंट यानी कि d ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इसी में एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि d ब्लॉक तत्वों में जो d ब्लॉक होता है, जो d उपकोष होता है, वो अर्धपूर्ण भरा होता है मुख्यतः। मतलब ज़्यादातर एलिमेंट जो होंगे उनमें जो d ब्लॉक है वो क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा, पूरी तरह से नहीं भरा होगा। उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 9 इस तरह से इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। केवल कुछ ही तत्व ऐसे होंगे जिनमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, जैसे कि जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये 3 एलिमेंट, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है d10 का,
NS2N-1 D10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ इन 3 में पाया जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट्स में जो होंगे वो क्या होंगे, 1 से लेकर के 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों में जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं उनमें हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल पाई जाती है। यानी कि जो डी ब्लॉक होती है, जो डी उपकोष होता है, वो आंशिक भरा होता है या आंशिक रूप से भरा होता है। तो इन शॉर्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुए क्या, हमसे पूछे कोई डी ब्लॉक तत्व क्या होंगे, तो सबसे पहले कहेंगे कि हम डी ब्लॉक तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे जाते हैं, और डी ब्लॉक तत्वों के जो गुण होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में रखे गए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बीच में होती हैं। यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो गुण होंगे उनके मध्य के गुण डी ब्लॉक तत्वों के गुण में पाए जाते हैं। इस कारण से डी ब्लॉक तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। फिर बात आती है कि डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट रखे जाएंगे, तो जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 D1 to 10 में एंटर करता है उन सारे तत्वों को डी ब्लॉक तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इन सब का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण होता है, वो होता है NS2N-1 D1 to 10। केवल जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को छोड़ करके बाकी सब में जो डी ब्लॉक होती है वो हाफ फिल्ड पाई जाती है और पार्शियली फिल्ड होती है, यानी कि आंशिक रूप से भरी हुई होती है। केवल जिंक, कैडमियम और Hg होते हैं जिनमें पूर्ण भरा हुआ डी कक्षक पाया जाता है, यानी कि जो डी ऑर्बिटल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको जिंक का एग्जाम्पल दें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 6 2 8 इलेक्ट्रॉन 2 8 8 8 8 16 2 18 और ये 2 20 इलेक्ट्रॉन। 30 थे, 20 भर दिया, कितने बचे, 10 भरे। 4s2 के बाद भरा जाता है 3d, तो कितने पाए जाएंगे, 3d10। देखिए आ गया। डी में इस तरह से अगर आप देखें, डी में ऑर्बिटल कितनी होती, 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जिंक है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है, पूरा भरा होता है, जो आपका डी ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS2N-1 D10। इसी तरह से कैडमियम में और इसी तरह से मरकरी में भी जो डी ब्लॉक होता है वो क्या हो जाता है, पूरा फिल होता है, कम्प्लीटली फिल होता है। बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो डी ऑर्बिटल होता है, जो डी उपकोष होता है, वो पार्शियली फिल्ड यानी कि आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक तत्वों के गुण, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनका अकरेंस या प्राप्ति। मतलब ये हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में पाए कहाँ जाते हैं, हम इन्हें कहाँ से प्राप्त करें। भाई तत्वों के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तत्व हम प्राप्त कहाँ से करें ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो इसके लिए हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे अकरेंस यानी कि प्राप्ति। तो जैसा कि हमने बात करी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनके जो गुण होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य के गुण होते हैं। इस कारण से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में फ्री यानी कि मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में, तथा कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड माने संयुक्त अवस्था, ये ऐसे तत्व हैं जो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में पाए जाने का मतलब है मुक्त रूप से किसी भी प्रकार का यौगिक नहीं बनाते हैं, और संयुक्त अवस्था का मतलब हो गया, कंबाइंड स्टेट का मतलब हो गया किसी ना किसी यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गोल्ड Au, ऑरम, सिल्वर अर्जेंटिनम Ag, प्लेटिनम Pt, ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, फ्री स्टेट यानी कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और इस वजह से इन मेटल्स को नोबल मेटल
यानी कि आदर्श धातुएं कहा जाता है। ये हमारी आदर्श धातुएं हैं और इसी वजह से इनके जो प्राइस हैं, आपने देखा होगा मार्केट में इनके प्राइस क्या हैं, काफ़ी हाई है। और इनका यूज़ भी हम किस में करते हैं, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी बनाने में। क्यों इनका यूज़ ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, क्योंकि इनके इसी गुण की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि ये फ्री स्टेट में होते हैं और ये जल्दी किसी अन्य यौगिक से, किसी और कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि अभिक्रिया नहीं करते हैं। हमारे नेचर में हमें पता है आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जो है प्रोड्यूस होती हैं। तो ये मेटल अगर किसी गैस से रिएक्शन कर जाएंगे तो क्या पड़ जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। इन पर जो है ब्लैक ब्लैक लेयर जम जाएगी या पीले पड़ जाएंगे। जो इनकी जो कलर है वो डी कलर हो जाएगा, ये काले पड़ सकते हैं, पीले पड़ सकते हैं, इनके रंग में परिवर्तन हो सकता है, जिस कारण से इन पर अशुद्धि जमा हो सकती है। लेकिन क्योंकि इनका जो गुण होता है वो कैसा होता है कि ये जल्दी किसी भी यौगिक से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये नेचर में इनर्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। इस वजह से इन्हें नोबल मेटल यानी कि आदर्श धातुओं की कैटेगरी में रखा गया है। AuAg प्लेटिनम के अलावा कॉपर, निकल, ये सारे भी हमारे नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से कॉपर और सिल्वर जो है ये कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, संयुक्त अवस्था में भी उपस्थित हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कॉपर सल्फेट के बारे में या AgCl के बारे में, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है या फिर कॉपर सल्फेट है, आपने ये कंपाउंड सुने होंगे। लेकिन जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारे ये हमारे जो मेटल होते हैं ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, या ऐसा समझिए कि ये रिएक्शन करते ही नहीं है। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि जो गोल्ड के ऑर्नामेंट होते हैं, जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है, जो आभूषण होते हैं सोने से बने हुए, वो कभी काले नहीं पड़ते हैं, उसकी चमक जो होती है हमेशा वैसी ही बनी रहती है। लेकिन जो चांदी से बने आभूषण होंगे, जैसे पायल की बात करें, एंकलेट जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे यूज़ करते करते काली पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो रिएक्शन कर सकता है। तो अक्रेंस की बात चल रही थी, तो नेचर में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो दोनों स्टेट में हो सकते हैं। फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाएंगी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, निकल इत्यादि, ये सारी जो धातुएं हैं ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो सकती हैं, क्योंकि ये धातुएं जल्दी किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करती, किसी अन्य मेटल से, किसी अन्य सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं करती हैं। इनमें से कॉपर, सिल्वर, ये मेटल जो होते हैं ये कंबाइंड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं, संयुक्त अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। मतलब इनके अलावा बाकी जो तत्व होंगे, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि संयुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं। संयुक्त अवस्था कैसी, ये जो है सल्फेट बनाएंगे, कार्बोनेट बनाएंगे, क्लोराइड बनाएंगे, ब्रोमाइड बनाएंगे, फ्लोराइड बनाएंगे और इनके साथ रिएक्शन करके या ऑक्साइड बना करके, सल्फाइड बना करके ये कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि संयुक्त अवस्था में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद इनको हम क्या करते हैं, इनके जो कंपाउंड होते हैं, इनके जो यौगिक होते हैं उनसे निष्कर्षित करते हैं, इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए आपने चैप्टर भी पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं का निष्कर्षण, जिसमें आपने आयरन है, जिंक है, कॉपर है, इन सारी धातुओं को निष्कर्षित करना सीखा था। तो अक्रेंस के पॉइंट में हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, वो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाए जा सकते हैं, यानी कि मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों ही अवस्थाओं में उपस्थित हो सकते हैं। अगर वे मुक्त अवस्था में हैं तो हम इन्हें डायरेक्टली नेचर से लेकर के, यानी प्रकृति से प्राप्त कर इन्हें उपयोग कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये कंबाइंड स्टेट में हैं तो कंबाइंड स्टेट में होने की वजह से इनका हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, यानी कि निष्कर्षण करना पड़ता है। निष्कर्षण करने के पश्चात हमें हमारी प्योर मेटल यानी कि शुद्ध धातु, जिसे हम कहते हैं शुद्ध धातु, ये प्राप्त हो जाती है और फिर हम इसका अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हम इसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी प्राप्ति, यानी कि अक्रेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में या इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के केस में
जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश का, इनके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है n-1 D1 to 10 NS1 to 2। n-1 D1 to 10 और NS1 to 2 का मतलब क्या है? चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आयरन है 26, पहले भी इसका एग्जांपल आपको समझाया गया है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक तो ये ऑर्डर ठीक रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो करता है 3d में। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन, बचे 6 इलेक्ट्रॉन वो 3d6 में क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। तो अगर आप इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो देखिए यहाँ पर 4 है, ये 3 है। तो n की वैल्यू अगर आप 4 ले रहे हैं, n का मतलब नंबर ऑफ शेल्स, कितने कोश उपस्थित होंगे। तो जो बाह्यतम कोश है वो कौन सा है, चौथा कोश है ना, तो उसमें 4 शेल प्रेजेंट होंगे। तो d वाला कोश क्या हो गया, d वाला यहाँ पर है n-1 दैट इज 3 के इक्वल। इसीलिए कहा गया कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है n-1 d में। d में कितने हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक। भाई ज़रूरी थोड़ी सारे तत्वों में 6 इलेक्ट्रॉन हो, किसी में 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे। तो इस वजह से d उपकोश में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक फिल हो सकते हैं d ब्लॉक तत्व में। और आपको एक पॉइंट और बताया गया था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें उनका डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होता है, यानी कि अर्धपूर्ण भरा होता है, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता है। केवल ये तीन होते हैं जिनमें D10 का केस बनता है जाकर के। केवल इन तीनों में D10 जो होता है, D में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6, 8, 9 इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और n-1 D1 to 10 के बाद यहाँ पर होता है NS1 to 2। वैसे तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ होना चाहिए था NS2। लेकिन जो आपका 3d4 का केस होगा, 3d4 4s2 3d4 या फिर 4s2 3d9, जो ये केस बनता है जाकर के 4s2 3d4 होगा, या फिर इस तरह से कहें ns2 n-1 d4 या ns2 n-1 d9। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बातम कोश में ये केस बन रहा है तो इस अवस्था में होता क्या है कि s सबशेल का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाता है और बना लेता है 4s1 3d5। और यहाँ पर अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो भी यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाता है और बना लेता है 4s1 3d10। कारण क्या है, कारण ये है कि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो उसको हाफ फिल्ड की कैटेगरी माना जाता है। ये हाफ फिल्ड है, यानी कि अर्धपूर्ण भरा हुआ है। और अगर पांचों ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो D5 का केस होता है और जो D10 का केस होता है वो होता है हाफ फिल्ड, यानी कि अर्ध भरा हुआ, या फिर फुल फिल्ड, पूर्ण भरा हुआ। और जो अर्धपूर्ण कक्षक तथा पूर्ण भरे हुए कक्षक होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्थायी माने जाते हैं, स्टेबल माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड का केस क्या होगा, 1 2 3 4, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, तो अर्ध भरे ना हो, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये अवस्था होती है किसकी, ये होती है पार्शियली फिल्ड की, यानी कि आंशिक रूप से भरे हुए कक्षक की। तो हर परमाणु चाहता है स्थायित्व, और स्थायित्व मिलता है जब हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो। तो जैसे D4 का केस था तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो 4s2 वाला क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करा के कहाँ पहुँचा देगा, 3d4 में, जिससे ये आ जाएगा 4s1 3d5, तो D क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। वैसे ही 4s2 3d9 वाला केस क्या होगा, 4s1 से मतलब 4s2 से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके D9 में जाकर वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देगा, तो D सबशेल क्या हो जाएगी, फुलफिल्ड हो जाएगी, बन जाएगा 4s1 3d1। इसीलिए इन्होंने कहा कि n-1 D1 to 10 से लेकर ns1 to 2 तक इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन माना जाता है। ये जो दो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं ये आपके होंगे 24 क्रोमियम में, 24 क्रोमियम में,
एंड 29 कॉपर में। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो यहाँ पर इस तरह से स्टार भी बना होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्रोमियम का केस अगर आप देखें तो बन रहा है 3d4s1। क्यों? क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे 3d4 में और 2 इलेक्ट्रॉन s में थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच गया यहाँ। इसके बाद जो मैग्नीज होगा जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, उसमें पहले से ही हाफ फील्ड स्टेट होती है 3d5 4s2। इस वजह से मैग्नीज में 4s2 का केस है, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कॉपर के केस में आ जाइए, यहाँ पर एक्चुअल जो कन्फिग्रेशन होता है, जो सही कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 3d9 4s2। लेकिन फिर वही बात, 3D में 10 पूरा करने के लिए S2 का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके D9 में चला जाता है, बना लेता है 3d10 4s1। जबकि जिंक में पहले से ही कंप्लीट होता है 4s2 3d10। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने इसीलिए स्टार बना दिया है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी सबके क्या होंगे? बाकी सबके वही NS2 N-1 D12 10, लेकिन यहाँ पर दोनों में क्या होगा? NS1 N-1 D12 10। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो आपको कल सेंड किया जाएगा। अभी तक कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।